न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। सुहेलदेव भारतीय जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भी सच्चे देशभक्त है, जबकि बीजेपी लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़कर अपना उल्लू सीधा कर रही है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के अजमपुर गांव में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले आयोजित रैली को संबोधित करने वो पहुंचे थे, जहां पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के लोग मुर्गा दारू पिलाकर और वोट ले लेंगे और फिर 5 साल तक मुर्गा बनाकर रखेंगे, इसलिए सोच समझ कर ही वोट दें। बीजेपी वाले जब हम ओवैसी जी से समझौता कही तो कहा था कि अभी नमाज पढ़ गई है। अरे बेईमानो, तुम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो, हम भी बनारस के रहने वाले हैं। हम बनारस के रहने वाले हैं और बड़े बड़े हिंदू के ठेकेदार नेता अगर मरते हैं, उनकी डेथ होती है तो बनारस जाते हैं, जला दिए जाते हैं। बचते हैं तो गंगा जी में बहा दिए जाते हैं और चले जाते हैं बहकर के समुद्र में। और तुम जिसको राष्ट्रद्रोही कहते हो मुसलमान को, उनसे सीख लो राष्ट्र प्रेम की भावना। एक दिन में 5 बार धरती माँ को नमन करता है, 5 बार वो नमाज पढ़ता है, 5 बार। और तो वो अगर शहीद होता है, मरता है, उसकी डेथ होती है, इसी मिट्टी में वो दफन हो जाता है। अब इससे बड़ा तुम राष्ट्र प्रेम का क्या बात हुई? और जब तुझे जरूरत होती है मुसलमान के वोट की, तब तुम समझौता करते हो कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हो, सरकार बनाते हो, तब तुझे दिक्कत नहीं। दिल्ली में तुम सरकार बनाते हो और सरकार बनाकर शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दोनों को मिनिस्टर बनाते हो और दोनों की शादी हिंदू की बेटी से करते हो, तब तुम्हें दिक्कत नहीं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि किस बात का प्रचार कर रही है सरकार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी को अजीज से होने वाले परेशानी मामले पर बोले, इन्हें महंगाई बेरोजगारी पर बोलना चाहिए और साथ ही वाइस चांसलर को किसी वादे के तहत अपॉइंटमेंट मिला होगा। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव पर कहा है कि बीजेपी की बंगाल में हार होगी और आगरा में दारोगा की हत्या मामले में योगी सरकार की कानून व्यवस्था को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। नरसिम्हा भगवान का वहाँ पर मंदिर है। मैंने पूछा कि आए थे, बोले नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धर्म केवल सत्ता के लिए है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। ये योगी खुद नहीं है। अगर गीता पढ़ें आप, गीता की जो परिभाषा है, गीता यही कहती है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी योगी हैं? तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में खासकर महिलाओं की असुरक्षा से संबंधित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो अति दुखद और चिंताजनक बात भी है। इसके साथ ही मायावती ने आगे ये भी लिखा कि पीलीभीत और गोंडा में महिला सुरक्षा, एटा में पुलिस बर्बरता और झांसी में केरल की ननौस को ट्रेन से उतार देने की आदि की घटनाएं शर्मनाक और अति निंदनीय भी है। सरकार इस ओर ध्यान दे। तो यूपी में खासकर महिलाओं की असुरक्षा से संबंधित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। ट्वीट कर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं के को लेकर जो सुरक्षा है, असुरक्षा है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और जो महिलाओं को लेकर अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस और ध्यान देने की
आवश्यकता है। यूपी में खासकर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अति दुखद और चिंताजनक बात भी है। पीलीभीत और गोंडा में महिला सुरक्षा, एटा में पुलिस बर्बरता और झांसी में केरल की ननों को ट्रेन से उतार देने की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और योगी सरकार पर महिलाओं को लेकर ध्यान देने की बात कही है उन्होंने। पीलीभीत व गोंडा में महिला असुरक्षा, एटा में पुलिस बर्बरता, इन सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने योगी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। तो वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने हमारे संवाददाता गणेश कुमार से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास बातचीत, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर सिन्हा से ये बातचीत हो रही है। तो उसके लिए शिक्षा विभाग ने क्या क्या तैयारी कर? कुल 136 परीक्षा केंद्र लखनऊ में तैयार किए गए हैं। पिछली बार 112 ही परीक्षा केंद्र थे। इस बार काफ़ी संख्या में कोरोना के दृष्टिगत केंद्रों को बढ़ाया गया है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र हम लोग पूरी तैयारी के साथ बोर्ड की परीक्षा करने के लिए तैयार हैं। सर ये बताइए कि नकल विहीन परीक्षा के लिए कोई विशेष शिक्षा विभाग ने इंतजाम किए हैं? नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रत्येक कक्ष में 2-2 CCTV कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है। साथ के साथ राउटर के माध्यम से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर उसको कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। हम आराम से प्रत्येक बोर्ड के केंद्र की गतिविधि को जनपद और स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम में देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की नकल होने की कोई भी संभावना नहीं है और पूरी पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। धन्यवाद मुकेश जी। ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार जी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने 24 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं उससे सबको अवगत कराया। ज्ञानेश गुप्ता, लोकमंच, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां आगरा जिला कलेक्ट्रेट के SSP कार्यालय के बाहर शाहगंज क्षेत्र की एक महिला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आपको बता दें, महिला का पिछले 4 सालों से अपने पति से विवाद चल रहा था और पिछले 4 सालों से न्याय के लिए महिला थाने का चक्कर भी लगा रही थी, लेकिन महिला की ओर से कोई भी सुनवाई नहीं की गई और जिससे वो काफी परेशान भी चल रही थी। आपको बताते चले कि महिला ने SSP कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सही समय पर महिला को ऐसा करने से रोक लिया। एक महिला शाहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली है। कलेक्ट्रेट परिसर में उसने अपने ऊपर तेल छिड़कने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन तेल छिड़कते ही उसे पकड़ लिया गया था और यहाँ पे लाया गया है। उससे पूछताछ पर प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है वो अपने पति से परेशान है। उसका पति उसे खर्चा नहीं दे रहा है। इसका आरोप है किसी और महिला के साथ उसके इलिसिट रिलेशंस हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच करके वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या सर इससे पूर्व में भी यहाँ संबंधित थाने पहुँची या शिकायत नहीं सुनी गई? यहाँ पे मैंने पूछा था उससे, यहाँ पे उसने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। तो वहीं बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है, जहां चालान काटने के बाद गुस्साए नेता ने दारोगा के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद बलिया पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद SSP विपिन टारा ने आदेश पर थाने में नेता के खिलाफ IPC की धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। तो वहीं वाराणसी में स्वच्छता सर्वेक्षण की 2 टीमें दिल्ली से बनारस पहुंच चुकी है और 2 दिनों से सर्वे भी किया जा रहा है। सर्वेक्षण टीम का फोकस 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है। पहला, कचरा मुक्त शहर और दूसरा, स्वच्छता के उठाए गए
कदम पर फोकस करना। आपको बता दें कि इस दरमियान सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर प्रमुख मुद्दा प्रशासन के लिए एक चुनौती भी बनता जा रहा है। वाराणसी नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया है कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद बड़े शहरों में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कई कार्य भी किए गए, जिसे लेकर हर साल गोपनीय तरीकों से स्वच्छता टीम दौरा भी करती है और स्वच्छता की जांच कर शहरों को अंक प्रदान भी किया जाता है। इसी सिलसिले में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें बनारस पहुंच चुकी है। जनपद वाराणसी में छोटे मोटे मिला के 31 कूड़ाघर हैं, जिसमें कि हमने 13 ऐसे कूड़ाघरों को चिन्हित किया जिनकी क्षमता टनों में है, क्योंकि पूरे जनपद वाराणसी का जो नगरीय सीमा क्षेत्र का कूड़ा उठान है प्रत्येक दिवस वो 500 से 600 टन होता है, जिसको हम कचरा के प्लांट में ले जाके प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे जो ये बड़े कूड़ेघर जो कि सड़कों पर स्थित हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित होता है, अब हम अपने आप को इतने संसाधनों से लैस कर चुके हैं कि आने वाले समय में हम उन कूड़ाघरों को हटाकर हम ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाना चाहते हैं कि हमारे कूड़ाघर हट जाएं, आवागमन प्रभावित ना हो और हमारा कूड़ा जो है सीधे वहाँ पे एकत्रित हो और सीधे हमारे प्रोसेसिंग प्लांट कचरा चला जाए। जनपद तो वहीं ग्रेटर नोएडा के कासने में व्यापार मंडल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो सके इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। वहीं होली मिलन समारोह में करप्शन फ्री इंडिया के प्रवीण भारतीय हबरा जतन भाटी और रघुराज भाटी भी शिरकत करने पहुंचे थे। ये होली मिलन समारोह हमारा व्यापारियों का होता है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारा। इसमें सब लोग सभी पार्टी के लोग इकट्ठा होते हैं और इसमें ये 12 साल से हम कार्यरत हैं, इसमें जो करते हैं। और इसमें पूरी सुरक्षा के जो हमने परमिशन जिसकी ली है शासन प्रशासन से, और इसमें जो भी नियम है कोविड के, हमने सबके लिए हमने जो उसका नियम कहा है उसका पालन करेंगे। हमने मास्क सैनिटाइजर सब अपने पास लगा रखे हैं, सबको हम बंटवाने के लिए आप देख रहे होंगे, सबको जो यहाँ दर्शक आएंगे सबको बंटवाएंगे हम और उसके नियम के अनुसार काम करेंगे। आज कासना व्यापार मंडल के सानिध्य में कासना की पावन भूमि पे जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोग उपस्थित रहेंगे और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः जो है व्यवस्था की गई है। कुर्सियों को दूर दूर बिछाया गया है और यहाँ पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है। बात रही कोरोना की, तो ये जो कार्यक्रम है ये अनुमति के माध्यम से ही किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अनुमति व्यापार मंडल के द्वारा ली गई है, तब जाकर के इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कुछ है नहीं, जहाँ विपक्ष है वहाँ ही ये कोरोना महामारी है। बंगाल में चुनाव हो रहे, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, वहाँ नहीं है क्या कोरोना? जहाँ इनको दिख रहा है कि भाई विपक्ष मजबूत है, विपक्ष इनका विरोध कर रहा है, वहीं ये कोरोना को लेकर चल रहे हैं। ये केवल हम भी मान रहे हैं कि भाई महामारी है, लेकिन महामारी इतनी। खबर लखनऊ के सरोजनी नगर से है, जहां छठ पूजा स्थल का नाम बदले जाने से लोधी महासभा ने बीजेपी मंत्री स्वास्थ्य सिंह का विरोध जताया है। आपको बता दें, समाजसेवी स्वर्गीय वराती लाल लोधी छठ पूजा स्थल का नाम बदलकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी किए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और वनवास काटकर जब वो अयोध्या पहुंचे तो पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। कुछ इसी तरह से कहानी दोहराई गई है हरदोई के रिंकू उर्फ गुरप्रीत सिंह की, जो 12 साल की उम्र में पढ़ाई के डर से घर से 2007 में चुपचाप निकल गए थे और उसके बाद अब 13 साल बाद अपने घर वो वापस लौटे हैं। आपको बताते चले कि 12 साल पहले गुम हुआ बच्चा अब 26 साल का सरदार नौजवान बनकर वापस लौटा है। यही नहीं कि इस दौरान वो सरदार होने के साथ साथ आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो गया है कि जिसकी कल्पना उसके गरीब परिवार के माता पिता ने शायद कभी की ही होगी। आपको बता दें कि सांदी थाना इलाके में सोतियापुर गांव के मजरा फिरोजपुर में पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो रिंकू ने पढ़ाई के डर से घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने बाप को वो छोड़कर चला भी गया। लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद अचानक अब रिंकू अपने गांव अपने माता पिता को खोजते हुए पहुंच गया है। आपको बता दें कि इन 14 सालों में अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति भी उसने मजबूत की और ट्रक का मालिक भी बन गया। फिलहाल
रिंकू के माता पिता से मिलकर वो काफी खुश भी है और अब अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहता है। 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था यहाँ से, वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है, बाकी सब सही हो गया। अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। हम तो कहते हैं भैया वापस जाओ, अब अपने हाल पता ले रही है, वो हाल पता दे रही है, वो अपनो हमारो ले रही है। वो भाई जब तब आए जाए रहो। कितना खुश है आप लोग? हाँ, हम बहुत खुशी हैं भैया। अब हमें बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। 9 जन्म इनको हमने पाओ, उसे हमारे बेआसरे थे, नया जन्म इनको मिलो। तो वहीं शहीद दारोगा प्रशांत यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास छतारी पहुंचा, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, इस दौरान लोगों ने यूपी पुलिस बदला लो के नारे भी लगाए और शहीद के पार्थिव शरीर के साथ कस्बे में यात्रा भी निकाली। आपको बताते चले, इस दरमियान हर किसी का चेहरा गमनीय था और सभी लोग प्रशांत यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं नोएडा सेक्टर 3 में स्थित उप श्रम उपायुक्त कार्यालय पर सीट कार्यकर्ता में धरना प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के अलोकतांत्रिक तरीके से सभी मजदूर पक्षों के सुझाव को नकारते हुए उनकी सुरक्षा में बने 29 कानूनों को समाप्त कर उद्योगपतियों के पक्ष में 4 श्रम कोड बनाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी न करने और बढ़ती बेरोजगारी पर और मजदूरों की समस्या को लेकर उप श्रम उपायुक्त को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई टीम पर लोगों ने पथराव किया है। आपको बता दें कि एसडीएम सदर के पुलिस की टीम गाटा संख्या 3680 से कब्जा हटाने गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए एसडीएम और पुलिस की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो इन दौरान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि पथराव की सूचना पर एसपीसीटी भारी फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। यहाँ पे कुछ जमीन पे अवैध कब्जा किया गया था। यहाँ पे एसडीएम की टीम आके उन अवैध कब्जों को हटवा रही थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे लोकल्स द्वारा पथराव किया गया। यहाँ पे पुलिस टीम मौके पे पहुँच के व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जो यहाँ पे जो अवैध कब्जे थे उनको हटवाया गया है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र की नेवरना चौकी का इलाका जुए का अड्डा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि हर रोज लोग लाखों का जुआ भी खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अचलगंज थाना क्षेत्र के खेतों में जुआ की महफिलें भी सजाई जाती है और जुए के खेल में लाखों रुपए के दांव भी लगाए जाते हैं, जिसके बाद अब अखबारों की खबरों के साथ जुए की महफिल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर माती रोड पर तेज रफ्तार बस और ऑटो में आमने सामने से भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। खबर उन्नाव से है, जहां कोतवाली सदर के लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार स्टीयरिंग जाम होने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस लखनऊ से कानपुर जा रही थी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के अमेठी की, जहां अमेठी जिले के मोहनगढ़ थाना इलाके के राजा फतेहपुर गांव में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बाजार में स्थित डायमंड टेंट हाउस के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग में 3 बाइक समेत टेंट हाउस का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे दमकल की गाड़ियां पहुंची और उससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। ये आग की जानकारी आपको कब हुई और कितना का लगभग नुकसान हुआ? जानकारी मुझे सुबह हुई 5 बजे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? वहाँ 40-50 लाख का हुआ हमारा नुकसान। दमकल वाहन आया था कि नहीं आया? 2 घंटे बाद। आप लोगों ने सूचना कितने बजे दमकल को दी थी? 5:15 बजे। दमकल वाले कितने बजे आया? 2 घंटे बाद। ये आग खबरों में बात करते हैं अब कोरोना महामारी की, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से सख्त नजर आ रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों और कोविड नियमों का पालन के मद्देनजर उन्नाव के सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा से खास बातचीत की लोकमंच न्यूज संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने। आप भी देखिए ये खास बातचीत। जिस तरह से कोरोना ने दोबारा कमबैक कर रहा है, लगभग 24 आवर्स हिंदुस्तान में करीब 353,400 केसेस आए हुए हैं, 250 लगभग लोगों की डेथ हो चुकी है। इस तरह से क्या लग रहा है, कोरोना वैक्सीन कारगर नहीं है या कोरोना की जो गाइडलाइंस उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वैक्सीन तो पूरी प्रकार से कारगर है। अभी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज से जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को फर्स्ट सेकेंड डोज लग चुका। अब जो हमारा स्टेप चल रहा है सीनियर सिटीजन जो 60 एंड एबव के हैं, उनको अभी हम लोग पहली खुराक दे रहे हैं। पहली खुराक देने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक लगेगी। उसके 1-1.5 महीने तक इसमें पूरी प्रकार से एंटीबॉडी डेवलप होंगे, अर्थात जिसके दोनों खुराक लग जाएगी, लगभग 2 महीने लग जाएंगे उसके शरीर में कोरोना नामक बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आने में। देखा जाए तो बहुत आज के माहौल में हमें कह रहे हैं कि 99%, 95% ऐसे मेंबर्स हैं जो मास्क या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा खुलेआम घूम रहे हैं। तो कोरोना इस तरह बढ़ रहा है, इनके लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे इनको आप? देखिए, हमारी आम जनता से यही अपील है, भारत सरकार, राज्य सरकार और कोविड-19 से लड़ने की जो भी गाइडलाइंस थी, मास्क बहुत जरूरी है। मास्क का प्रयोग सब लोग निश्चित तौर पर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान दें। जो हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के समय भी 4 की मैसेज हमारे वैक्सीनेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं। उसमें यही सब मैसेज होते हैं कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, वो तब तक फॉलो करते रहे जब तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस महामारी को खत्म घोषित नहीं कर दिया जाता। तो हमारे साथ में डॉक्टर राजेश वर्मा के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, जिन्होंने कोविड को लेकर के गाइडलाइंस, जो नियम कायदे कानून है सरकार द्वारा, उसके बारे में जनता जागरूक करने का प्रयास के साथ में जितने वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो किए गए उसके बारे में बताया। और आने वाले समय जिस तरह से कोरोना कमबैक कर रहा है, वापसी कर रहा है, उसको लेकर काफी समस्याएं बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आम जनता को फिलहाल जिस तरह से जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको फॉलो करें, हर हाल में उसका नियम कायदे कानून का पालन करें, तभी इस वैश्विक महामारी से आम जनता को बचना या उसको बचा पाना आसान होगा। फिलहाल देखते हैं कि कब तक कोरोना से वैश्विक महामारी अपना प्रकोप फैलाती है और कब तक यह बीमारी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करती है। तो वहीं थाना क्षेत्र जोशीमठ में पुलिस ने 3 लोगों को डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के विरोध में थाना पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस की अमानवीयता के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध भी दर्ज किया। व्यापारियों ने कहा कि शराब की दुकान पर शराब की ओवर रेटिंग का विरोध किया जा रहा था और व्यापारियों ने इस बात की चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि यदि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित नहीं किया गया तो वे हड़ताल कर देंगे। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि तीनों व्यक्ति शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे थे। बंदे ने सिर्फ वहां पे दारू का रेट बोला कि मुझे रेट पे दारू चाहिए, शराब जो भी चाहिए। तो वहाँ पे जो ठेके वाले हैं उन्होंने तुरंत पुलिस में फ़ोन किया कि बोला ये बंदा यहाँ हमसे दारू मांग रहा है, जो भी कर रहा है हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियो देखा उनका, वीडियो में ऐसा मार रहे हैं उस आदमी को कि ऐसा लग रहा है हमको जानवर को भी नहीं मारते ऐसे तो, और बोल रहे कि मेडिकल हो गया उनका।
अगर मेडिकल हो गया तो फिर दोबारा मेडिकल किया जाएगा। पत्रकार साथ में रहेंगे, आप लोग 4 प्रतिनिधि रहेंगे व्यापार मंडल के, और जो उसके बॉडी पे निशान लगा हुआ है डंडों का, उसका भी मेडिकल किया जाना चाहिए। पुलिसकर्मी ठेके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों द्वारा इन 3 व्यक्तियों को समझाया गया, लेकिन ये व्यक्ति माने नहीं और इनके द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी तथा अभद्रता की गई। फिर पुलिस बल द्वारा तीनों व्यक्तियों को काबू पे करके थाना जोशीमठ में लाया गया, जहां पर तीनों व्यक्तियों का CHC जोशीमठ में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां पर उक्त तीनों व्यक्तियों का अत्यधिक शराब पीना पाया गया। जो लोग तो वहीं हरिद्वार में आबादी क्षेत्र में हाथियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब देर रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जंगल से निकलकर 2 हाथी आ धमके। काफी देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। हाथी काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर ही घूमते रहे। सूचना पाकर नेशनल पार्क के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। गनीमत रही कि जब हाथी आए थे तब देर रात हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म भी खाली था। लॉकडाउन के समय से हरिद्वार में आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों और हाथियों के आने जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला फिलहाल थमने का नाम भी नहीं ले रहा। इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।